और फिर हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैकनन मैकनेजी बहरी जहाज में बैठा दिया गया। ये जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और ख़वातीन भी इस ताइदारे हिंद के साथ थीं। कैप्टन नेल्सन ड्यूस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पर पहुंचा। उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमारवा को साथ लेकर अपनी रहायशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मुकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन ड्यूस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गिराज खाली कराया और ताइदारे हिंद, जिले सुबहानी और तैमूरी लहू के आखिरी चश्मो चिराग को अपने गिराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गिराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर ज़माना गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसी की बनी है आल में पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, इसी गिराज में लिखी थी। ये 7 नवंबर का खुनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन ड्यूस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी ज़बान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहिब कुत्ते को कंगी कर रहे हैं, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अर्दली इसे चुप कराने लगा, मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो उसके पांव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गिराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आज़ाद और खुली हवा का एक घूंट भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गिराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सरहाने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के ढीले पपोटों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थीं और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां बिन बना रही थीं। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन इसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी।
वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। और इस चेहरे पर एक आज़ाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आज़ाद सांस की अपील तहरीर थी। और ये अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाले की आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवांबख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज़े जनाजा पढ़ी। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदारे हिंद के लिए 2 गज जमीन दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रहाइशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मिट्टी में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बखेरी जा रही थीं तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम देहलवी के खज़ां रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मनाजर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से 1 लाख लोग दिल्ली आए थे। और बादशाह जब लिबासे फाखरा पहनकर, ताजे शाही सर पर रखकर और नादरे शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबारे आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नकारची नकारे बजाने लगे, गोइये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सालार तलवारें बजाने लगे और रकासाएं रक्स करने लगीं। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी को याद था बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुश अलहान कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पायंती में खड़ा हुआ और सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम देहलवी के गले से सोच के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद की तिलावत का एजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम देहलवी के गले का सोज। कैप्टन नेल्सन ड्यूस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीबुल वतन कब्र को सैल्यूट पेश कर दिया और इस आखिरी सैल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। या आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डैगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद है, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है।
ये कच्ची ज़मीन पर सोती है, नंगे पांव फिरती है, मांग कर खाती है और टीन के कनस्तरों में सरकारी नल से पानी भरती है। मगर ये लोग इस कुसम बुरसी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। ये लोगों को अहदे रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कहके लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। ये लोग शहजादे और शहजादियां कौन हैं? ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियां हैं। बादशाह ने अपने गिर्द नाअहल, खुशामदी और क्रैप लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे, उसके कान भी, उसका ज़मीर भी। बादशाह के 2 बेटों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली थी। एक शहजादा दाखिली अमूर का मालिक था और दूसरा खारजी अमूर का मुख्तार। दोनों के दरमियान लड़ाई भी चलती रहती थी और बादशाह इन दोनों की हर गलती, हर कोताही माफ़ कर देता था। अवाम की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। खुराक मंडियों से कटाई के मौसमों में गायब हो जाती थी। सौदागर मुंह मांगी कीमत पर लोगों को गंदम, गुड़ और तरकारी बेचते थे। टैक्सों में रोज इजाफा होता था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दाने पर टैक्स लगा दिया था। तवाइफों की कमाई तक का एक हिस्सा शहजादों की जेब में चला जाता था। शाही खानदान के लोग कत्ल भी कर देते थे तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता था। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब, सूबेदार, अमीर और सुल्तान आज़ाद हो चुके थे और ये मुगल सल्तनत को मानने तक से इनकारी थे। फौज तलवार की नोक पर बादशाह से जो चाहती थी मनवा लेती थी। अवाम बादशाह और उसके ख़ानदान से बेजार हो चुके थे। ये गलियों और बाज़ारों में बादशाह को नंगी गालियां देते थे और कोतवाल चुपचाप इनके करीब से गुजर जाते थे। जबकि अंग्रेज़ मजबूत होते जा रहे थे। ये रोज़ माहिदा तोड़ते थे और शाही ख़ानदान वसी तर कौमी मफाद में अंग्रेज़ों के साथ नया माहिदा कर लेता था। अंग्रेज़ बादशाह के वफादारों को कत्ल कर देते थे और शाही ख़ानदान जब एहतजाज करता था तो अंग्रेज़ बादशाह को ये बताकर हैरान कर देता था, ज़िल्ले इलाही वो शख्स आपका वफादार नहीं था, वो नंग इंसानियत आपके खिलाफ साजिश कर रहा था। और बादशाह इस बात पर यकीन कर लेता था। बादशाह ने तवील अरसे तक अपनी फौज भी टेस्ट नहीं की थी। चुनाचे जब लड़ने का वक़्त आया तो फौजियों से तलवारें तक न उठाई गईं। इन हालात में जब आज़ादी की जंग शुरू हुई और बादशाह गिरता पड़ता शाही हाथी पर चढ़ा तो आवाम ने ला तल्लक रहने का ऐलान कर दिया। लोग कहते थे, हमारे लिए बहादुर शाह जफ़र या अलेक्जेंडर विक्टोरिया दोनों बराबर हैं। मुजाहिदीन जज्बे से लबरेज थे लेकिन इनके पास क़यादत नहीं थी। बादशाह डबल माइंडेड था। ये अंग्रेज़ से लड़ना भी चाहता था
और अपनी मुद्दत शाही भी पूरी करना चाहता था। चुनाचे इस जंग का वही नतीजा निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ी जाने वाली जंगों का निकलता है। शाही खानदान को दिल्ली में ज़िबा कर दिया गया, जबकि बादशाह जलावतन हो गया। बादशाह कैप्टन नेल्सन ड्यूस के गैराज में कैद रहा, घर के अहाता में दफन हुआ और उसकी औलाद आज तक अपनी अज़मते रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो इनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, जो बादशाह अपनी सल्तनत अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करता, जो अवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनकी औलादें इसी तरह गलियों में ख्वार होती हैं।